नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और हम विज्ञान के 13वें चैप्टर तक आ चुके हैं और इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे गति एवं समय के रूप में। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं और इसी से जुड़े हुए कुछ तथ्य हमने पिछले 6वीं क्लास के चैप्टर में भी पढ़े थे। तो दोस्तों, ये एनसीईआरटी के कक्षा 7 का पाठ्यक्रम मैं शुरू करने जा रहा हूँ, गति एवं समय। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा है। आपने यह भी पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल यानी वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल अथवा आवर्ती हो सकती है, मतलब सीधी, घुमावदार या आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये तीनों प्रकार की गतियां याद हैं? सारणी 13.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। विभिन्न प्रकार की गतियों के उदाहरण, गति का उदाहरण और गति का प्रकार: सरल रेखा, अनुदिश, वर्तुल या आवर्ती। मार्च पास्ट करते सैनिक, देखिए मार्च पास्ट करते हुए सैनिक कैसे जाते हैं? अनुदिश, सीधी रेखा में। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, ये आप बता सकते हैं, सीधे। दौड़ते धावक के हाथों की गति, देखिए ये दोलनाकार होती है ना, आवर्ती गति होती है। साइकिल में पैडल को मारना, रोटेशन, वृत्ताकार। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, रोटेशन, वृत्ताकार। झूले की गति, आवर्ती। लोलक की गति, आवर्ती। तो यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। हम आइए जानते हैं अब मंद अथवा तीव्र के बारे में। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति से गति करते हैं और यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाएं। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद अथवा तीव्र में बांटिए। आपने यह निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति करती है और कौन सी वस्तु तीव्र गति करती है। यदि किसी सड़क पर कोई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो वह सरलता से बता सकते हैं, तो हम यह बता सकते हैं कि उनमें कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति करता है। क्रियाकलाप 13.1 में चित्र 13.1 में देखिए, इनमें से किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब चित्र 13.2 देखिए, इसमें किन्हीं वाहनों के कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों में प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है और इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है? इनका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल की पैडल मारने लगते हैं। 5 मिनट पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। क्या आप तब भी ये कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं, इनमें से आप ये जान सकते हैं कि किस दिशा में गति कर रहे हैं। सारे वाहन एक ही दिशा में कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम प्राय ये कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में एक निर्णय करना सरल होता है। यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। आइए जानते हैं चाल के बारे में। 13.2 चाल। आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों से अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है, किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। यानी कि 2 या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांत समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय गई दूरी जानते हैं, तब हम ये बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। कोई भी वस्तु जो एकांक यानी एक ही समय में तय की गई दूरी कितना दूरी पर चलता है वह उस वस्तु की चाल होती है।
जब हम ये कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करती है तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम ये कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का उपयोग करेंगे। अतः हम तय की गई दूरी के लिए लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार जो औसत चाल है जिसे चाल से व्यक्त कर रहे हैं तो चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। तो एक जो सभी लोग जानते हैं डिस्टेंस चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है समय। तो दूरी कितनी है तय की गई दूरी और समय लिया गया समय। ठीक है, तो चाल इक्वल टू क्या होता है दूरी बटे समय। अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल की गति से देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं आइए पता लगाते हैं समय की माप। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप ये कैसे निश्चित करेंगे कि आप क्या समय हो रहा है। क्या कभी आपको यह जानने में की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे। हम 1 माह में काल अंतराल को कैसे मापते हैं, हम 1 वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं। दोनों ही क्वेश्चन आपके सामने हैं कि 1 माह के समय को कैसे मापोगे और 1 वर्ष के समय को हम कैसे मापेंगे। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने की किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल को मापना होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतराल के पश्चात दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है और एक सूर्योदय के अगले सूर्योदय के बीच के समय का एक दिन कहा गया। इस प्रकार एक अमावस्या यानी कि नव चंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई और 1 वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करती है। तो प्रायः हमें एक दिन में काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ी। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां ही हैं। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियां समय कैसे मापती हैं? घड़ियों की कार्यावधि काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा घड़ी कौन सी गति करती हैं, आवर्ती गति। 2 घड़ियां आपके सामने हैं, एक मेज पर रखने वाली घड़ी और एक दीवार पे लगाने वाली घड़ी और एक ये अंकन डिजिटल घड़ी है। सब घड़ियों के ये प्रकार है। आवर्ती गति एक चिरपरिचित उदाहरण सरल लोलक है। आवर्ती गति का एक चिरपरिचित उदाहरण क्या है? सरल लोलक। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड के धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है। धातु के गोले को लोलक या गोलक कहते हैं। चित्र में 13.4a में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति O से आरंभ करके A तक और फिर A से B एवं B से वापस O पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक
दोलन पूरा कर लिया। कहानी शुरू यहाँ से हो गई। देखिए ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है और ये यहाँ पर इसका ये क्या ओ से आरंभ करके ए तक जाना, ठीक है। अब ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है ओ। अब ये यहाँ से ए पर गया, ये इधर से वापस ओ पर आया, ओ से फिर वापस बी पर गया और बी पे वापस इधर पे आया। तो ये जो प्रोसेस है इसका ये ऊपर लिखा हुआ है। तब आगे बढ़ता हूँ, समझिएगा। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से, देखो यहाँ पे लिखा है ना, बी से आगे बढ़ते वापस ए पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। क्रियाकलाप 13.2 लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 13.4 ए में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवारों पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी का उपयोग किया जा सकता है। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाइए और ये सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हो तो इससे बंधी डोरी तनी हुई हो। अब गोलक की विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए। माध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं। जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है, लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। सारणी 13.2 में अपने प्रेक्षण लिखिए। इसमें दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है। आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए। अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए। सारणी 13.2 सरल लोलक का आवर्तकाल। डोरी की लंबाई जो थी वो कितनी थी? 100 सेंटीमीटर। दोलन के लिए लिया गया समय 42 सेकंड। आवर्तकाल 2.1 सेकंड। क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? ध्यान रखिए आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इसके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। समय तथा चाल के मात्रक। समय का मूल मात्रक सेकंड है और इसका प्रतीक एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटे को एच से एच है। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। चाल का तथा कथित मूल मात्रक क्या है? चूंकि चाल दूरी बटे समय है अतः चाल का मूल मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब दूरी को अपन किससे बोलते हैं? डिस्टेंस, यानी मीटर, समय, चाल, सेकेंड। तो ये चीजें अपन को याद रखी हैं। इसे अन्य मात्रक अपन जानने का कोशिश करें, जैसे मीटर पर मिनट अथवा किलोमीटर पर आवर में व्यक्त किया जा सकता है। आपको यह याद करना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं ना कि 50 किलोमीटर्स, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं ना कि 8 सेंटीमीटर्स। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। 1 सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है? जोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर से गिनकर आप अपना इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा के विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है।
बूझो ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि एक दिन में कितने सेकंड तथा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। क्या आप इसकी सहायता कर सकते हैं? इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है। आइए सुनाता हूँ आपको वह कहानी कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली 1564 से 1642 ईस्वी का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे और उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज स्पंद धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किया और उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस परीक्षण में लोलक युक्त घड़ियों से विकास के एक नई दिशा प्रदान की गई और कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थीं। जंतर मंतर नई दिल्ली में धूप घड़ी, ये जो है जंतर मंतर, इसमें ये धूप घड़ी है। यहाँ पर अगर आप कभी जाएं तो आप यहाँ देखेगा ये मानक समय को ऐसे टच करती हुई ये जो घड़ियाँ बनाई हुई हैं, ये पूरे के पूरे यंत्र में से बनाए हुए हैं पुराने समय पे। तो आपको ये बहुत अच्छे और आकर्षक लगेंगे देखने समझने के लिए। इसके अलावा पहले जो ये रेत की घड़ी लगी जो है ये सामने है। इसके अलावा जो जल घड़ी है ये सामने है। तो कई प्रकार के प्राचीन काल में प्रयुक्त समय मापनों की ये युक्तियाँ आपके सामने दर्शाई गई हैं। बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है, जो धड़कन की गति है वो अलग अलग हो सकती है। नॉर्मल आदमी में 72 होती है और जो बच्चे हैं उनमें अलग होती है। जब लोलक वाली घड़ी प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापने के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिजाइन बनाए गए। चाल मापना, समय तथा दूरियां कैसे मापें, यह सीखने के पश्चात कि आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थीं तब समय कैसे मापा जाता था। तो अभी अपन ने देखा, ठीक है। आइए फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें। क्रियाकलाप 13.3 चाक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है और तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय नोट करिए। वे गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है। जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाना अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराएं तथा सभी, देखिए ये बच्चा जो है वो क्या है इसको कर रहा है कि इसे कितने टप्पों के बाद ये पहुंचा, इस तरीके से अपन को देखना रहता है। क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक होती है। सारणी 13.4 में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर पर आवर में दी गई है। आप स्वयं इनकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित करना करने वाले रॉकेट प्राय 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर पर सेकंड लगभग की चाल से चल सकता है। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी होगी? यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी तय कर बता सकते हैं। आइए कुछ जानकारी देता हूँ। सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकंड है। तथापि अब ऐसी विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध हैं जो 1 सेकंड से छोटे समय अंतराल को माप सकती हैं।
इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहां तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। आपने माइक्रो सेकंड तथा नैनो सेकंड जैसे शब्द सुने होंगे। एक माइक्रो सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। एक माइक्रो सेकंड सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। तो ये याद रखिएगा, एक माइक्रो सेकंड सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है और एक नैनो सेकंड सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। तो सेकंड का अरबवां भाग 1 अरबवां भाग नैनो सेकंड और जो माइक्रो सेकंड है वो 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतराल को जो घड़ियां मापती हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों में लिया जा सकता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्ति का उपयोग होता है वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समय को शताब्दियों अथवा सहस्त्राब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा उपग्रहों की आयु को प्रायः अरबों वर्ष तक व्यक्त करते हैं, अरबों वर्षों में व्यक्त करते हैं। क्या आप उन काल अंतरालों के परास की कल्पना कर सकते हैं जिनका व्यवहार करना पड़ता है? कुछ सारणी 13.4 कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रता चाल, वस्तुओं का नाम चाल, और चाल जो है वो मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर सेकेंड में अगर अपन देखें तो उसको अपन समझें। बाज की जो चाल है वो क्या है कि 320 किलोमीटर पर आवर। तो 320 किलोमीटर पर आवर को अगर अपन चाल को मीटर पर सेकेंड में बदलें तो क्या हो जाएगा 320। और ये किसमें है, किलोमीटर और मीटर, इन दोनों के कन्वर्जन में कितने का डिफरेंस है? तो देखो इनके डिफरेंस में अगर बात करें तो मीटर से डेसीमीटर, मीटर से डेसीमीटर, फिर उसके बाद हेक्टामीटर और फिर किलोमीटर, तो 3 जीरो का आ रहा है। तो 320 इंटू 000 मतलब डेसीमीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर। इसे अपन को किलोमीटर में कन्वर्ट करना तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन सेकेंड मतलब 60, और आवर को भी किस में कन्वर्ट करा 60 में। तो इस तरीके से ये जो है ये 0 कट गए और ये डिफरेंस सामने आ गया। तो इस तरीके से चाल को आप किलोमीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में बदल सकते हो, है ना। चाल क्या है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाकियों के भी। आपको केवल आपको चाल को समय से गुणा ही करना होगा। इस प्रकार चली गई दूरी चाल इंटू समय होती है। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई भी वस्तु किसी दूरी में को कितने समय तक तय करेगी। लिया गया समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल। अगर अपन को समय निकालना हो तो क्या हो जाएगा, चाल इधर चला जाएगा, दूरी इधर चलेगा, तो अपन उसको क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। दूरी निकालनी है तो चाल बटे समय, है ना। इस तरीके से अपन जो है वो कर सकते हैं। दूरी क्या हो जाएगी, समय इंटू चाल, दूरी समय इंटू चाल, टाइम इंटू डिस्टेंस। वो तो ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी युक्ति है जो चाल मापती है। तो आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों अथवा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। चित्र 13.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए कि इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर और लिखा है। इसे चाल मापी स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे सीधे ही किलोमीटर पर आवर में चाल ज्ञात हो जाती है। और इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी यानी ओडोमीटर कहते हैं। तो देखिए दोनों चीज़ें अपने सामने हैं। आपने देखा होगा इस चीज़ को, कार का डैशबोर्ड, कार के डैशबोर्ड में ये लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, और ये जो डिस्टेंस है वो किसमें, किलोमीटर में है। तो ये आपको सामने देखना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने निश्चय किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक अपनी नोटबुक में लिखेगी। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यांक सारणी 13.5 में लिखे। 13.5 में यात्रा के विभिन्न समयों पर पथमापी के पाठ्यांक 8 बजे 36,540 किलोमीटर, ये पाठ्यांक शुरू किया है। उसका आरंभिक बिंदु था 0। उसके बाद 8:30 पर 20 किलोमीटर, 9 बजे 40, 9:30 पर 60 और 10 बजे 80 किलोमीटर। क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था? क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? सारणी को देखकर
बूझो ने पहेली को चिढ़ाया और पूछा कि क्या वह बता सकती है कि 9:45 AM तक उसकी बस में कितनी दूरी तक तय कर ली थी। पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे अपने शिक्षक के पास गए। शिक्षक ने उससे कहा कि इस समस्या का हल करने का एक ढंग यह है कि हम दूरी समय ग्राफ खींचें। तो आइए यह पता लगाएं कि इस प्रकार का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। दूरी समय ग्राफ। आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती है। चित्र 13.8 में दर्शाए गए ग्राफ के अन्य प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं और ग्राफीय निरूपण के एक अन्य प्रकार वृत्तारेखा या पाई चित्र के द्वारा में दर्शाया गया ग्राफ रेखा ग्राफ या का उदाहरण है। ठीक है, इसे पाई चार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाना। इसके बाद वायु का संगठन दर्शाने वाला ये, ठीक है, ये सब क्या है? पाई चार्ट। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। किससे? रेखा ग्राफ द्वारा दर्शाते हैं। ये देखिए, भार और आयु में वर्ष, किसी बच्चे की आयु का भार को दर्शाने वाला रेखा ग्राफ। तो दूरी और इसको समय को अपन किस में दर्शाते हैं? इसमें रेखा ग्राफ में। आइए इस प्रकार ग्राफ बनाना सीखें। एक ग्राफ पेपर लीजिए 13.11 दर्शाए अनुसार। इस पर एक दूसरे पे लंबवत दो रेखाएं खींचे। क्षैतिज रेखा पर x' अंकित कीजिए और इसे x अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर y' अंकित कीजिए और इसे y अक्ष कहते हैं। x बार तथा y बार का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु O कहलाता है। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम x अक्ष पर धनात्मक मानों को OX के अनुदिश दर्शाते हैं और इसी प्रकार y अक्ष के पर धनात्मक मानों को OY के अनुदिश दर्शाते हैं। इस प्रकार में हम केवल राशियों के धनात्मक मानों पर ही विचार करेंगे, इसलिए हम चित्र 13.11 में दर्शाए गए केवल छायांकित भाग को ही उपयोग करते हैं। तो ये अपना ग्राफ है और इस ग्राफ पर अपन क्या करते हैं? काम शुरू करते हैं। ग्राफ पेपर x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, बूझो तथा पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा इस दूरी में तय करने वाला लगा समय का पता लगाया और उनके आंकड़े सारणी 13.6 में दर्शाए गए हैं। सारणी 13.6 किसी कार की गति 0, दूरी 0, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर। आप नीचे दिए गए चरणों को अपनाकर ग्राफ बना सकते हैं। दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचिए तथा चित्र 13.11 में दर्शाए अनुसार उन पर OX तथा OY अंकित कीजिए। यह निश्चित कीजिए कि x अक्ष के अनुदिश किसी राशि को दर्शाना तथा y अक्ष के अनुदिश किसे दर्शाना। x अक्ष के अनुदिश समय तथा y अक्ष के अनुदिश समय दूरी दर्शाते हैं। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करें। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए पैमाना चुनिए अथवा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। कार की गति के लिए ये पैमाने इस प्रकार हैं। समय 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर और दूरी 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो समय को 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर माना है और यहाँ पर एक दूरी को 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर माना है। तो चुने गए पैमाने के अनुसार समय और दूरी के मानों को अपने अपने अक्ष पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय को x अक्ष पर मूल बिंदु से 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित कीजिए। इसी प्रकार दूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर y अक्ष पर अंकित कीजिए। अब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित करने हैं। सारणी 13.6 जिस प्रकार है ग्राफ बनाना के क्रम में एक प्रेक्षण में यह दर्शाया गया है कि समय 0 मिनट पर चली गई दूरी भी शून्य होती है। मानो कि इस समुच्चय के ग्राफ पेपर की स्थिति मूल बिंदु पर है तो 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर दूरी चली। मानो कि इस समुच्चय को अंकित करने के लिए x अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर y अक्ष के समांतर रेखा कीजिए और उसके पश्चात y अक्ष पर 1 किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु से x अक्ष के समानांतर रेखा कीजिए। वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं ग्राफ पेपर पर मानो कि समुच्चय को निरूपित करती हैं। चित्र 13.12 में अभी आप देखेंगे। किसी प्रकार ग्राफ पेपर पर मानो के विभिन्न समुच्चयों की तदनुरूपी बिंदुओं को अंकित कीजिए। चित्र 13.12 के विभिन्न समयों पर कार की स्थिति के सभी बिंदुओं को समुच्चयों की ग्राफ पर दर्शाया गया है। चित्र
13.12 दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होगी और यह कार्य की गति की दूरी समय ग्राफ है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है, परंतु यदि वह वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की आकृति कुछ हो सकती है। व्यापक रूप से पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता जितना उपरोक्त उदाहरण में दर्शाया गया है। हमें x अक्ष तथा y अक्ष पर वांछित राशियों का निरूपित करने के लिए दो भिन्न पैमानों का चयन करना पड़ सकता है। आइए इस प्रक्रम को एक उदाहरण की सहायता समझते हैं। आइए फिर उसी बस की गति पर विचार करते हैं जिसके द्वारा पहेली और उसके मित्र पिकनिक पर गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय सारणी 13.5 में दर्शाए गए हैं। बस द्वारा तय की गई दूरी की कुल दूरी थी 80 किलोमीटर। यदि हम 1 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर पैमाना चुनने का निश्चय करें तो हमें 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचना होगा, जो कागज की सीट पर संभव नहीं है। इसके विपरीत 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के पैमाना चुनने पर हमें केवल 8 सेंटीमीटर लंबाई का अक्ष की आवश्यकता होगी और यह पैमाना काफ़ी सुविधाजनक होगा, परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। प्रत्येक राशि की अधिकतम तथा न्यूनतम मानों के बीच अंतर होना चाहिए। प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमानों के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो, तथा जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना। मान लीजिए हमारे पास 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर माप का एक ग्राफ पेपर है ना। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा सारणी 13.5 के आंकड़ों को समायोजित कर सकने के लिए एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है। दूरी 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर तथा समय 6 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर। अब इसको अपन ग्राफ को डिनोट करते हैं। समय और दूरी के बीच में खींचा गया ग्राफ ये देखिए आपके सामने, बस की गति को जो ग्राफ से दर्शाता है। आगे बढ़ता हूँ। क्या अब आप बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ 13.13 के दर्शाए ग्राफ के समरूप है? यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सारणी 13.5 में हम केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हम समय के किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हम 8:15 AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हमें x अक्ष पर उस समय यानी 8:15 AM के संगत बिंदु अंकित करते हैं। मान लीजिए वह बिंदु A है। अब हम बिंदु A पर x अक्ष के लंबवत अथवा y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु यानी कि T पर यह लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है उस बिंदु पर चिन्ह लगाते हैं और इसके पश्चात हम T से होकर जाने वाली x के अक्ष के समानांतर रेखा खींचते हैं। यह y अक्ष को बिंदु B पर काटती है और y अक्ष पर बिंदु A के संगत दूरी OB हमें 8:15 पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करती है। और यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? क्या आप 9:45 AM पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने में पहेली की सहायता कर सकते हैं? क्या आप दूरी समय ग्राफ से बस की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं? तो दोस्तों ये जो ग्राफ का सेक्शन था मैंने अभी आपको बताया, बहुत सिंपल है। एक बार और आपको कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। देखिए किसी भी ग्राफ को खींचने की एक एक्चुअल स्थिति क्या है। मान लीजिए आपका एक ग्राफ है। इस ग्राफ पेपर पर नंबर ऑफ क्या होते हैं? खांचे होते हैं। यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी होती हैं। अब जो आपका एक्चुअल साइज है, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर का आपका ये ग्राफ टोटल है। अब इस पे आपको ग्राफ खींचना है तो दो बातें अभी ऊपर कही हैं कि जितना बड़ा ग्राफ है उसकी मैक्सिमम स्थिति को आप क्या करें, यूज करें। ऐसा नहीं हो कि आपने को ग्राफ भले इतना बड़ा दे दिया और आपने ग्राफ क्या इतना छोटा सा खींचा, तो आपके इतने हिस्से का जो सेक्शन है वो रह जाएगा और इस चीज में आपके ग्राफ की एक्चुअल वैल्यू नहीं निकल पाएगी। ग्राफ की वैल्यू को निकालने के लिए ज़रूरी है कि आपको जो सेक्शन दिया है उस सेक्शन का भरपूर उपयोग करने से आपको बेहतर आंकड़े सामने आएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ को अभी अपन ने पढ़ा उसमें ये है कि इस ग्राफ को खींचने में जो हमारे पास आएगी डिस्टेंस, हम मान लिया हमने जो आंकड़े निकाले कि हमारे को ये बिंदु मिल गए, इन बिंदुओं को हमने दूरी और समय के अनुसार हमने निकाल। तो जो एक्चुअली अपन जो दूरी और ग्राफ के समय को बनाते हैं उसको एक बार और समझिए। देखिए
ये जो आपका मानक निकला है, अपनी दूरी और ये जो समय है, आपने जो टाइम डिस्टेंस का बीच में ग्राफ बना लिया, इन ग्राफों का एक्चुअल जब तक काम नहीं बनेगा जब तक आप उसके सही आंकड़ों का पैमाना नहीं बना लेते। फॉर सपोज अगर आपने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से डिनोट किया है, तो जब आप 1 सेंटीमीटर का डिनोटेशन प्रॉपर करेंगे, मतलब अभी आपने यहाँ पे जो ग्राफ के पॉइंट्स लिए हैं 1 सेंटीमीटर के लिए, 1 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे समय को आपने क्या है 1 सेंटीमीटर लिया है, किसमें 1 आवर को अपन ने अगर 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 घंटे के बीच का डिस्टेंस है और ये 1 किलोमीटर का बीच का डिस्टेंस है, तो 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। तब आप ये बता पाएंगे कि इतने समय में, मतलब 1 घंटे में आपका इतना डिस्टेंस कवर हुआ, और वो डिस्टेंस कवर होने की स्थिति पे आप यहाँ पर 1 बाय 1 का स्थान ले पाएंगे। प्रमुख शब्द रेखा ग्राफ, असमान गति, दोलन, सरल लोलक, चाल, आवर्तकाल, एक समान गति, समय का मात्रक। आइए जानते हैं आपने क्या सीखा। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने के लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। यानी कि किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने के लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है, और इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आवर्ती घटना का उपयोग समय मापने में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता है। वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। आइए एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में समय अनुरक्षण सेवा नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ जिन घड़ियों का उपयोग किया जाता है वह समय अंतराल की माप 1 सेकंड के 10वें लाख भाग की यथार्थता के साथ कर सकते हैं। संसार की सर्वाधिक यथार्थ घड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई है। यह घड़ी 2 करोड़ वर्ष तक चलते रहने के पश्चात 1 सेकंड तेज अथवा मंद होगी। तो दोस्तों ये पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। यहाँ पर हमने चाल, दूरी, समय, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना और बहुत सारी चीज़ों को हमने क्रियाकलाप के रूप में देखा। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे क्रम को हम लगातार जारी रखेंगे। आज 13वें अध्याय में हमने पढ़ा गति एवं समय, और यूं ही आगे एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी रहेगा। जब तक कुछ खास नया नहीं है तब तक लेता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।